नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी कांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि पकड़े गए लोगों के पास रक्षा मंत्रालय के भी अहम दस्तावेज थे। यह भी बात सामने आ रही है कि 2 ज्वाइंट स्तर के बड़े अफसर भी जासूसी के रैकेट में शामिल हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के इस दावे पर यकीन किया जा सकता है कि जांच के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? सवाल यह भी कि क्या जासूसी कांड में बड़ी मछलियां फंसेंगी या सिर्फ छोटी मछलियों का ही शिकार होगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। जैसे जैसे पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये साफ हो रहा है कि कॉरपोरेट जगत की पैठ सरकार के ज्यादातर मंत्रालय में थी। 24 घंटे पहले तक जांच में यह सामने आया था कि फाइलें चोरी करने वालों ने पेट्रोलियम मंत्रालय के उस दस्तावेज पर भी हाथ साफ कर लिया था जिसे वित्त मंत्री को अपने बजट भाषण में पढ़ना था। लेकिन अब यह बात सामने आई है कि पकड़े गए लोगों के पास से रक्षा मंत्रालय के भी अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस बीच हड़कंप तब मच गया जब जासूसी कांड में गिरफ्तार पूर्व पत्रकार और पेट्रो इंडिया वेबसाइट के सीईओ शांतनु सैकिया ने यह आरोप लगा दिया कि पेट्रोलियम मंत्रालय में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। रोजाना होते खुलासे से सरकार सख्ते में है। गृह मंत्री से लेकर पेट्रोलियम मंत्री तक जांच में दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या जासूसी कांड के खुलासे से अभी सिर्फ पलीते में आग लगी है? क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा धमाका होने वाला है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जासूसी कांड के असल किरदारों और सूत्रधारों की गर्दन तक सरकार के हाथ पहुंचेंगे या फिर छोटी मछलियों की बलि लेकर ही कारपेट के नीचे बड़ा घोटाला छिप जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं मेरे साथ कांग्रेस की युवा चेहरा, उनकी प्रवक्ता हैं रागिनी नायक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हैं, एससी त्रिपाठी साहब हैं, पेट्रोलियम सेक्रेटरी, पेट्रोलियम सचिव रह चुके हैं, और हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। त्रिपाठी साहब, पूरा देश परेशान है, सब हक्के बक्के हैं, मानो क्या कहर बरपा है। ये दिल्ली का बेस्ट केप्ट सीक्रेट नहीं था क्या? क्या पूरी दुनिया, पूरी दिल्ली, पूरी व्यवस्था ये नहीं जानती थी कि हां, दलालों क्या दखल है, मंत्रालय में उनकी पैठ है, किसी ने रोका नहीं। अब खुलासा हुआ है तो जांच की बात की जा रही है। देखिए, मुझे रिटायर हुए 9 साल हो गए हैं, इसलिए इधर 9 साल की मैं बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूं। लेकिन जब मैं था तब भी ये आशंका रहती थी कि कुछ निर्णय लीक हो जाते हैं और या निर्णय होने के पहले कुछ पार्टीज को पता लग जाता है कि ऐसा निर्णय होने की संभावना है और उनका दबाव आने लगता था। देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कौन कहां क्या काम कर रहा है। क्या मंत्रालयों में ये जानकारी नहीं होती कि ये कौन आदमी है, इसका काम क्या है, ये करने क्या आता है? ये सबको मालूम है ना, जानबूझकर अनजान बन रहे होते हैं। जी हाँ, देखिए, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कमर्शियल इंटरेस्ट इतना ज्यादा है। अब पेट्रोलियम मंत्रालय में क्या खास बात है? पेट्रोलियम मंत्रालय में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के व्यवसाय का निर्णय लिया जाता है। जो निर्णय लिए जाते हैं उनका असर 15 लाख करोड़ रुपए के व्यवसाय पर होता है। इसमें 7-8 लाख करोड़ रुपए के इंपोर्ट होते हैं और 2 से 3 लाख करोड़ रुपए की राज्य और केंद्र सरकारों के टैक्स का मामला निहित होता है। तो जो भी निर्णय होता है उसका हजारों करोड़ में उसका असर पड़ता है। हमें पता लगा है, बजट से जुड़ी जो जानकारी थी, जो नेचुरल गैस ग्रिड बनाने की बात है, 70,000 करोड़ का टोटल उसका कॉस्ट इम्प्लीकेशन होता है, वो खबर लीक हो रही है। हाँ, तो इसीलिए, और कंपनियां इसमें जो हैं 5, 6, 7 इसमें पब्लिक सेक्टर बड़ी कंपनियां हैं, 6-7 निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हैं और 6-7 मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां हैं। तो ये 20 कंपनियों के बीच में ही सारी बात जो है एक तरीके से जाती है और वो सारी कंपनियां नहीं, मैं कंपनियों की सिर्फ बात नहीं करूंगा त्रिपाठी साहब, माफी से मैं जोड़ना चाहूंगा, इसमें नेता शामिल हैं, इसमें नौकरशाह हैं, इसमें मंत्रियों की भी कहीं ना कहीं जानकारी है और इसमें मीडिया भी, बिल्कुल मीडिया के लोग भी शामिल हैं। इसलिए चूंकि हम ओपन गवर्नमेंट एक तरीके से हम लोग रन करते हैं, तो मीडिया के लोग भी जाते हैं, बहुत से इर्रेस्पॉन्सिबल मीडिया के लोग खबरों को इधर से उधर ले जाते हैं और उनकी पैठ रहती है मंत्रालयों में। चूंकि मैं बता रहा हूं कि इतने बड़े धन का मामला होता है, बहुत से राजनीतिक इसमें संलिप्त होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति इन कॉर्पोरेट्स के साथ संलिप्त होते हैं और बहुत से
वर्किंग, रिटायर्ड, टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट भी संलिप्त होते हैं। तो इसलिए ये मामला इतना छोटा नहीं है या इतने छोटे ये डॉक्टर संबित पात्रा, एक फिल्म थी, उसका एक तंज मैं यहां पर पेश करना चाहूंगा कि ये दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जगह है। ये फिल्म का एक डायलॉग था। ये देश की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी थी क्या? ये दखल की बात। मैं सवाल सर आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान की बात हो या राजनाथ सिंह की, कि ये पहले भी चला आ रहा था। ये पहले था, नहीं था। दरअसल अब जो कल्प्रिट्स हैं उनको सार्वजनिक करना होगा ना, सबसे जरूरी ये है, बजाय इसके ये बताने कि नहीं ये पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाए जाए? नहीं, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है संदीप जी। आपको ध्यान होगा पिछली सरकार में पेट्रोलियम मंत्री रहे वीरप्पा मोइली जी ने खुलेआम पब्लिकली ऐलान किया था कि कागज दस्तावेज हमारे ऑफिस से चोरी होते हैं। जयपाल रेड्डी जी ने खुलेआम कहा था कि बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कि मंत्रियों को इंटिमिडेट किया जाता है कॉर्पोरेट हाउस से, हमें धमकाया जाता है, और उसके बाद किस प्रकार से उनको बदला गया यह भी हमने देखा था। इसलिए यह विषय बहुत पुराना चलता था। मगर हमने, जैसे सुबह से मैं सुन रहा हूं कि क्या मछलियां पकड़ी जाएंगी, बड़ी मछलियों का क्या होगा। अब बताइए, हम नए नए तालाब में आए, तालाब में आते ही हमने जाल बिछा दिया। आप उन लोगों से पूछिए कि जो मछलियों के साथ इतने साल तक तैर रहे थे, वो आज मछलियों के विषय में सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर पात्रा उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन देखिए आप इतने अनभिज्ञ नहीं थे। जुलाई में इसी पेट्रोलियम मंत्रालय को लेकर एक बड़ी खबर प्लांट की जाती है। ब्लेटेंटली गलत था वो जानकारी गलत थी। जुलाई में दरअसल आपके कान खड़े हो चुके थे, इस सरकार के कान खड़े हो चुके थे। 21 अगस्त को एक प्रोमिनेंट बिजनेस पेपर वो हेडलाइन, बैनर हेडलाइन डालता है कि एक फोटोकॉपियर में पेट्रोलियम मंत्रालय के पॉलिसी डिसीजन का एक डॉक्यूमेंट वहां पड़ा मिलता है। अजित डोभाल 13 अक्टूबर को कैबिनेट सेक्रेटरी को एक नोट लिखते हैं। उसके बाद दिसंबर में बाकायदा कहते हैं जासूसी हो रही है। सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय की बात नहीं है, अब कोल मंत्रालय भी आ गया है, पावर मंत्रालय भी आ गया है, अब तो रक्षा मंत्रालय की बात हो रही है। सर, तो ये मत कहिए पहले चल रहा था और हमने जाल बिछा दिया। आपको भी जानकारी थी, लेकिन नींद आपकी आज टूटी है। नहीं संदीप जी, आप तो अपने प्रश्न में खुद उत्तर दे रहे हैं। आज जिस इंग्लिश अखबार ने पूरा टाइमलाइन छापा है, उन्होंने बात की है कि अजीत डोभाल एनएसए के हेड जून के महीने में ही इस पूरे इंक्वायरी को अपने ऊपर लेते हैं। पूरा इंक्वायरी जून में, मई में सरकार, मई 26 को सरकार बनती है और उसके बाद जून के महीने में ये काम चालू हो जाता है। दिसंबर को कैबिनेट सेक्रेटरी से मीटिंग हो जाती है। पूरा विषय जानने के बाद क्राइम ब्रांच को मामला सौंप दिया जाता है और 9 महीने के अंदर वो काम हो जाता है जो 9 साल या 10 साल से पीछे नहीं हो पा रहा था। तो स्वाभाविक रूप से आप भी मानेंगे संदीप जी की इंटेंशन इज वेरी क्लियर। The intention is to break the backbone of crony capitalism. Crony capitalism के रीढ़ की हड्डी को तोड़ना इस सरकार का मकसद है और बहुत क्लियरली संदेश देश की जनता को और उन कंपनियों तक पहुंच गया है इस सरकार का। रागिनी, आप इत्तेफाक रखेंगी? और कहीं ना कहीं आप लोगों ने, यूपीए सरकार ने, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने जो कोताही बरती है, उस ओर भी इशारा कर रही है बीजेपी। देखिए, संबित जी की और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की प्रवृत्ति ये है कि अपनी सारी विफलताओं का ठीकरा जो है वो कांग्रेस पार्टी के सर पर फोड़ दें। ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए मैं बहुत आश्चर्यचकित इससे हूं नहीं। लेकिन बात यह है कि अगर आग लगती है तो धुआं होता है, और धुआं होता है तो उस पर पानी भी डाला जाता है कि आग बुझ जाए और धुआं भी उठना बंद हो जाए। अब भाई कांग्रेस के कार्यकाल में तो नहीं, कोई बड़ा ये आग और धुएं की बात की है ना रागिनी आपने। रागिनी, आग और धुएं की आपने जब बात कर दी इसी पेट्रोलियम मंत्रालय में, देखिए सारी दुनिया जानती है। मैं टाइमलाइन यहां भी दे देता हूं। यूपीए सरकार की, यूपीए 1 की, मणिशंकर अय्यर पहले पेट्रोलियम मंत्री बनते हैं, जयपाल रेड्डी को लाया जाता है, फिर उसके बाद किस शख्स को लाया जाता है। ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में थी, सवाल उठे थे, इसके जवाब उस वक्त नहीं मिले थे, लेकिन अंजाम शायद आज सामने आ रहा है। रागिनी, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपको सारी बातों का जवाब दे रही हूँ। वीरप्पा मोइली जी की बात अभी संबित पात्रा जी ने की। वीरप्पा मोइली जी ने अभी स्पष्ट किया है कि अगर हमारे समय पे इस तरीके के घोटाले होते तो उन पर कार्रवाई होती, हमने करके दिखाया है। घोटाले हुए थे, घोटालों की सजा भी कांग्रेस पार्टी ने भुगती, और मैं उसके लिए शर्मिंदा, इस बात के लिए शर्मिंदा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार पर चोट की। हमारे खुद के मंत्री थे, उनको हमने सबसे पहले कार्रवाई शुरू होने से पहले भी अलग किया, और इस बात को आप ही खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन नृपेंद्र मिश्र की चिट्ठी से
शुरू हुआ ये सिलसिला बजट के भाषण के दस्तावेज लीक होने से लेकर गैस, ऑयल, पेट्रोलियम से लेकर आज देश की सुरक्षा का मुद्दा भी इसमें शामिल हो गया है। और आप खुद कह रहे हैं कि ये इतना बड़ा नेक्सस है कि इसमें छोटे मोटे बाबुओं से लेकर हाई ऑफिशियल्स, मिनिस्ट्री के, ब्यूरोक्रेसी के, कॉर्पोरेट हाउसेस के जो लोग हैं, अगर उन पर निशाना नहीं साधा जाएगा, अगर छोटे मोटे गुनहगारों की बलि चढ़ती रहेगी, पर जो बड़े सरगना है इस नेक्सस को चलाने वाले वो नहीं पकड़े जाएंगे, तो आप मुझे बताइए ये नेक्सस टूटेगा कैसे? और अगर तत्कालीन सरकार के राज में ये खुलासा हो रहा है तो उसी सरकार से पूछा जाएगा कि जाल तो आपने बिछा दिया, पर उस जाल में आप खुद ही तो नहीं फंस रहे हैं कहीं, उस जाल के छेद कहीं इतने बड़े तो नहीं कि छोटी के साथ साथ बड़ी मछलियां भी निकलती जा रही हैं। तो ये सवाल पूछे जाएंगे और ये भी पूछा जाएगा कि आप एसआईटी का गठन क्यों नहीं करते, कि आप सीबीआई को लाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? तमाम और राजनीतिक मुद्दों पर तो आप सीधा एसआईटी की तरफ भागते हैं। तो अगर जून से दिसंबर से आपको हर चीज मालूम, ये अहम सवाल उठाया है यहाँ पर रागिनी, आपने एक अहम सवाल उठाया है। संबित पात्रा, मुझे ये बताइए, अब जब ये साफ हो चुका है कि ये जासूसी कांड दरअसल कॉर्पोरेट एस्पियोनाज का मामला है, ये राडिया गेट से भी कहीं बड़ा है, तो दिल्ली पुलिस के हाथ में जांच क्यों है? दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तह तक कैसे जा पाएगी? इसको एसआईटी को क्यों नहीं दिया जाता? सीबीआई को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है। आप बताइए, जिनके यहाँ प्रणब मुखर्जी जी के ऑफिस को खुद चिदम्बरम जी बंद कर देते थे। छोड़ दीजिए, मेरा सवाल सीधा है संबित। मैं सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए। जिनके यहाँ वित्त मंत्री के दफ्तर को खुद चिदम्बरम साहब बंद करते थे, पुलक चटर्जी तमाम सरकार की फाइल लेके सोनिया जी के घर जाते थे और उसे पॉलिसी के माध्यम से ट्वीट कर दिया जाता था, वो आज सवाल पूछ रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, कौन कह रहा है कि दिल्ली पुलिस के पास नाम हो सकता है? एक मिनट रागिनी, एक मिनट, देखिए वो वही चाहते हैं, ये स्लैंगिंग मैच नहीं बनाना चाहता मैं। रागिनी एक मिनट, रागिनी आप शांत रहिए, रागिनी आप शांत रहिए, रागिनी शांत रहिए आप। यही तो चाह रहे हैं संबित पात्रा, मैं इसे कोई स्लैंगिंग मैच नहीं बनाना चाहता हूं डॉक्टर पात्रा। ये हमारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है ये पूरा का पूरा जासूसी कांड। मेरा डायरेक्ट सवाल ये है, दिल्ली पुलिस के पास वो वेरविदौल है क्या कि इस जांच की तह तक जा पाए? अब क्योंकि ये कांड बहुत व्यापक रूप, बहुत ही भयानक, घिनौना रूप ले चुका है। संदीप जी, कई बार प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न होता है। आप मेरे बड़े हैं, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। आप ये बताइए, किसने ये सर्विलेंस प्रोसीजर शुरू किया? किसने ट्रैप बिछाया? आईबी का रोल था कि नहीं? सीसीटीवी कैमरे किसने लगाया? अगर सब कुछ सरकार ने किया, ट्रैप में हमने फंसाया लोगों को, क्यों फंसाया? अगर हमें तह तक नहीं पहुंचना है तो हम ये सब क्यों कह दीजिए ना, एसआईटी का गठन होगा। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अभी होना चाहिए में चल रहा है। आपकी निजी राय क्या है? मेरी निजी राय है, वो तमाम लोग जो आज तक कांग्रेस के हाथ से छुटे हुए थे, कांग्रेस और उससे पहले नहीं, आप राजनीति मत लाइए। देखिए, जब ये राजनीति आती है ना, वहीं दिक्कत हो जाती है, हम विषयांतर होने लगते हैं। सौरभ भारद्वाज, मुझे एक चीज बताइए, मैं अभी मेरी सुई उस बात पर अटकी हुई है, हम सब लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि मानो अरे बाप रे, ऐसा हो रहा था सरकार में, सब जानते हुए अनजान बने हुए थे। जी देखिए, ये मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम इतनी हैरानी क्यों दिखा रहे हैं। ये तो सिर्फ जासूसी का मामला है। रेडिया टेप्स में तो सामने आया था कि कॉर्पोरेट हाउसेस डिसाइड करते हैं कि कौन सा मंत्रालय किस आदमी को मिलेगा, और ये सब यूपीए के वक्त में भी चला और एनडीए के वक्त में भी चला। और इस बार मेरा ये दावा है, और मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार की एक आर्म ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है उन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। इसके अंदर ये किसी बड़ी मछली को नहीं पकड़ेंगे, और ये उदाहरण कई दे चुके हैं। इतने उदासीन क्यों? के अंदर बाबुओं को नहीं सौरभ, इतने उदासीन क्यों? जेल हुई। अच्छा है गंदगी सामने आ रही है, ये तो अच्छा हो रहा है कि गंदगी सामने आ रही है। नहीं, ये सिर्फ एक आर्म ट्विस्टिंग। ये हमारी दिक्कत ये है कि क्या कोई उद्योगपति जेल जाएगा? क्या आप बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, या ये भी 2G स्कैम की तरह ही होगा जिसमें बाबुओं को जेल होगी, मंत्रियों को जेल होगी, मगर एक भी उद्योगपति जेल नहीं जाएगा? संदीप, मैं जवाब दे दूं? जी संबित, रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, बहुत मैच्योरिटी के साथ इसमें एक छोटा सा विषय रखना चाहूंगा। आपको इस सरकार पे विश्वास करना होगा। क्यों विश्वास करना होगा? देखिए, कोलगेट का पूरा मामला हुआ था तो क्या कहा था? रागिनी जी मेरी मित्र हैं, उन्होंने कहा था 0 लॉस हुआ है, मगर आज हम देख रहे हैं कि 1,86,000 करोड़ जिसकी हम बात करते थे, वह भी छोटा रकम है। 7 लाख से 15 लाख करोड़ रुपए हम कमाने जा रहे हैं।
स्वाभाविक रूप से ये सरकार वही करती है जो चाहती है, और वो चाहती वही है जो गरीबों के हित में हो। इस कारण से अब भी अगर क्रूनी कैपिटलिज्म को हम तोड़ रहे हैं तो गरीबों के तभी तो आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं ना। दिल्ली पुलिस के हाथ में कमान क्यों है? व्यापक जांच कराइए ना। आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आज आपने खुद केंद्रीय मंत्रियों से नहीं मिल रहा है ये रिस्पॉन्स। आपने खुद अखबार में पढ़ा है कि पूरा विषय आईबी से आया है और एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से आया है। क्या उससे बड़ा कोई बॉडी है? क्या एनएसए से बड़ा कोई बॉडी है? आपको लगता है ये वेकअप कॉल है? कुछ हो रहा है तो उससे आपको क्या लगता है ये वेकअप कॉल है? सरकार गंभीर दिख रही है, आपको लगता है तय होगा? एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मेरे दर्शक बोर हो सकते हैं कि इसकी सुई अटक गई है। ये सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी थी। मैं वहीं से शुरू करता हूं। हाँ। और ये बार बार बताना पड़ेगा। मैं वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पे ये कह सकता हूं कि ये ओपन सीक्रेट है कि हर मंत्रालय जहां पैसा इन्वॉल्व है, चाहे वो पावर हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर पावर उसी में आ गया, पेट्रोलियम हो, कोल हो, यहां पे इस तरीके की चीजें होती हैं और सब लोग इस बात के प्रिवी हैं, सब जानते हैं। ये मैग्नीट्यूड बड़ा होता जा रहा है। इस केस में हम देख रहे हैं कि ये कहां-कहां घुसा हुआ है और कौन-कौन लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन हम इतने हैरान पता नहीं क्यों हैं। आप कह रहे हैं बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी कि नहीं, हम ये सवाल भी उठा रहे हैं। इसके पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कॉर्पोरेट हाउस के बड़े-बड़े लोग जेल भी जा चुके हैं 1998 में एनडीए की सरकार की शुरुआत में। तो मैं याद करा दूं। हाँ। मैं लोगों को ये याद होना चाहिए कि इसके पहले जेल भी गए हैं, लेकिन क्या हम उस तक पहुंच पाए कि दरअसल ये क्यों होता है? मैं आम आदमी के समझने के लिए कुछ बात बता दूं कि दरअसल ये क्या करना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है। आपको मालूम होता है कि सरकार में पॉलिसी लेवल पे क्या हो रहा है। आपको ये पता लग जाता है, आप अपनी पॉलिसी वैसी बनाती हो जैसी सरकार चाहती है, या फिर सरकार ट्वीक कर लेती है, या फिर सरकार की पॉलिसी के हिसाब से आप ट्वीक कर लेते हो। तो इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है और चूंकि लिमिटेड कंपनियां हैं तो उनमें बहुत आपस में कॉर्पोरेट राइवलरी है, स्पर्धा है। तो उसमें एक दूसरे को कैसे बीट करें, इसमें कई बार मीडिया भी इस्तेमाल होता है। किसी की फाइल कहीं पहुंच गई, किसी की फाइल कहीं पहुंच गई, कहां तक पहुंची है ये पता भी करना है, अपनी फाइल आगे बढ़ानी है। अब इनकी फाइल गलत तरीके से बढ़ी है, ये मीडिया में देना है। तो ये बहुत ही ऐसा नेक्सस है जो कम से कम जो पत्रकारिता कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कवर कर रहे हैं, उन सबको मालूम है। तो इस सरकार के लोगों को भी मालूम था, पिछली सरकार के लोगों को भी मालूम था। सवाल ये है कि क्या ये रुक पाएगा, क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? बहुत अच्छा ट्रिगर दिया है सुकेश। देखिए, जो सारी दुनिया जानती है नोन वेरिएबल पर अभी तक मैंने चर्चा की। अब हम अननोन टेरिटरी में जाते हैं जहां पर अभी तक कोई सरकार नहीं गई है, चाहे वो बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार हो या कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार हो या कोई मिलीजुली सरकार। अब जब हमें ये गंदगी ओपन में आ गई है, सार्वजनिक हो गई है, त्रिपाठी साहब मुझे ये बताइए, अब टाइमलाइन बनाते हैं, हमारे रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए? पहला बड़ा कदम सरकार क्या उठाए? देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा। ये केस तो जैसा है इसको सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और कंक्लूजन तक जाना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि किसी समय ये बात कही जा रही थी कि क्रिमिनल्स का राजनीतिक दबाव बहुत है, असर बहुत है, और उस पर एक बहुत उच्च स्तरीय समिति बनी थी। उसकी रिपोर्ट क्या आई, क्या कार्रवाई हुई, पता नहीं। इस वक्त कॉर्पोरेट जो इन्फ्लुएंस है राजनीति पर, मंत्रालयों पर और मीडिया पर, उस पर भी एक बड़ी कमेटी बन करके और उस पर देखना चाहिए कि कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस कैसे कम किया जाए। दूसरी बात, जहां तक पेट्रोलियम मंत्रालय का है, इनको चाहिए कि एक ऑफिशियल एक सेटअप होना चाहिए फॉर्मल। नहीं, अब ये सिर्फ पेट्रोलियम मंत्रालय तक नहीं है, बाकी मंत्रालय कोल आ गया, पावर आ गया, डिफेंस मिनिस्ट्री आ गई होगा। हाँ। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का एक फॉर्मल मैकेनिज्म होना चाहिए जो सबको मालूम हो, ट्रांसपेरेंट हो। उनसे इंटरेक्शन करने के बाद फिर दोबारा जो है बंद कमरे में बात नहीं होनी चाहिए, अपनी पॉलिसी बनावे जो कि इसमें रॉकेट साइंस क्या है? कोई रॉकेट साइंस, कौन सी रॉकेट साइंस? तो ये सरकार पहले क्यों नहीं कर पाती? तर्क पर ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्यों नहीं होता? बिल्कुल तर्क पर आधारित हो। और ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि इन्फ्लुएंस में आके पॉलिसी बनी है या पॉलिसी इन्फ्लुएंस से बदल सकती है। क्योंकि नेक्सस है ना, मैं इसका जवाब जानता हूं। ये नेक्सस है, ये पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, कॉर्पोरेट, ये तीनों जो लॉबी है इसकी पारदर्शिता नहीं लाओगे तभी तो ये आप ये काले काम कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक बहुत बड़े नेता ने, जो बहुत महत्वपूर्ण पद पे थे एक प्रदेश में, उन्होंने मुझे बताया
मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, लेकिन इससे लोग समझेंगे कि दरअसल कैसे होता है प्रदेश में कहीं कुछ। अब मान लीजिए कि कहीं IIT बन रहा है, उसके लिए फलानी जगह पे IIT का निर्माण होगा, ये पहले किसको पता लगेगा? ये सरकार तय करेगी। सरकार चूंकि तय करेगी, इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी में लोग होंगे उनको पहले पता चलेगा। हाँ। तो उस जगह नाम लेकर बोल देता हूं ना, अशोक गहलोत की सरकार है, अगर राजस्थान में मैं दूसरी बीकानेर की तरफ कोई रिफाइनरी बननी है तो वहां रॉबर्ट वाड्रा जाकर जमीन खरीद लेते हैं, ये आरोप लगे हैं। ये ऐसा दूसरे प्रदेशों में भी हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को पहले पता लगा और वहां के लोगों ने जमीन पहले ले ली, ब्यूरोक्रेट्स ने ले ली क्योंकि उनको मालूम था। अब ये चूंकि ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिकल लोग जो है वो और कॉर्पोरेट घराने हैं वो, ये तीनों का नेक्सस है। अब तीनों विन विन सिचुएशन में है, तो आखिर इसकी पोल पट्टी कौन खोलेगा? अब ये चूंकि एक, मैं मान लेता हूं ऑन द फेस ऑफ इट संबित पात्रा को कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं, व्यवस्था में बदलाव करिए, लेकिन आपको वहां हिट करना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें ठीक होगी। अब इस चर्चा को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, एक ब्रेक लूंगा। संबित, रागिनी, सौरभ, आप तीनों की मैं प्रतिक्रियाएं इस पर चाहूंगा कि दरअसल अब हमारे सामने राह क्या है, इस गंदगी को साफ कैसे करें अपनी व्यवस्था से। ऐसा तो नहीं है कि उस बहाने अब जो ये पारदर्शिता की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम और ज्यादा ओपेक हो जाएगा, एक्सेस पूरी तरह से रुक जाएगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तलवार की तरह लटका रहेगा, अब जानकारियां ही नहीं मिलेंगी, यह भी खतरा है। इस पर चर्चा ब्रेक के बाद। पर हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, SC त्रिपाठी पेट्रोलियम सचिव रह चुके हैं और हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन लगातार बने हुए हैं। सौरभ और बाकी रागिनी और संबित, आपके लिए भी है यही बात। देखिए, देश भर में चर्चा हो रही है, तमाम चैनलों पर चर्चा हो रही है, गलाफाड़ चर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। मैं यहां सॉल्यूशंस तलाशना चाहूंगा। हम जानते हैं ये गंदगी है, इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी बात को लेकर की थी। सौरभ, मुझे ये बताइए, हम सिस्टम जो ये बड़ा खतरा है ना कि भाई ये जासूसी कांड हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं सिस्टम बिल्कुल ओपेक हो जाएगा, जानकारियों का आदान प्रदान बंद हो जाएगा? जैसे आपने मीडिया को रोक दिया है दिल्ली सचिवालय में आने से, अब केंद्रीय सरकारें भी अपने मंत्रालयों में पत्रकारों को आने से रोक देंगी। दरअसल रिस्पॉन्स ये हो जाएगा, ये बड़ा खतरा है क्या? आप हंसते रहिए, पर मैं बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और मैं भी बैठे बैठे ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इस खबर का फायदा इस तरीके से ना उठा ले कि भाई देखिए इतनी जासूसी हो रही है, हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेफ नहीं है, तो इसको 7 तालों पे बंद कर दिया जाए, फाइलों पे क्या नोटिंग हो रही है, कहां क्या फैसले हो रहे हैं, किसी को नहीं बताया जाएगा क्योंकि भाई इसमें जासूसी का खतरा है। मैं ये मानता हूं कि सब लोगों को लगता है कि इसके लिए डेटरेंट होना चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। अब आप एक उद्योगपति के नजरिए से देखिए कि वो उद्योगपति क्यों डरेगा जासूसी से? वो तभी डरेगा जब उसको पता चलेगा भाई छोटे मोटे मोहरों को जेल नहीं होगी, अब बड़ी बड़ी मछलियों को भी जेल हो सकती है, आप और हम जैसे बड़े उद्योगपति भी तिहाड़ जेल जा सकते हैं, तब डेटरेंट आएगा, तब रोकथाम आएगी। सुकेश जी ने भी बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट्स दी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए सॉल्यूशंस की चर्चा करनी चाहिए। संबित, देखिए, हम बड़ी बड़ी बातें करने में ना, हमारे देश में ये दिक्कत है, हम सब में, आप में, मुझ में, हम सब में ये दिक्कत है, हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। हम वो जो कहते हैं ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इसको फॉलो नहीं करते हैं। आप मुझे ये बताइए, दरअसल दिक्कत है कि भाई कॉर्पोरेट लॉबीज वहां आ रहे हैं, ये कॉर्पोरेट एस्पियोनाज का मामला है। संबित, मुझे ये बताइए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप मुझे बता सकते हैं कि आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर चले गए। भाई लॉबीस्ट है, हम उसे दलाल की तरह ही क्यों देखते हैं? अमेरिका में लॉबीस्ट बाकायदा अपना कार्ड लेकर घूमता है, उसको टाइम दिया जाता है इंटरफेस के लिए सरकार से। हमारे यहाँ पर वो छिपते छिपाते किसी 5 स्टार की लॉबी में कॉफी हाउस में बैठकर मुलाकातें हो रही हैं, सारी दुनिया जानती है, फिर भी छुपम छुपाई होती रहती है। छुपम छुपाई बंद करें, धप्पा कर लें, अरे भाई टाइम दे दो, ये लॉबीस्ट है, उसको एक ऑफिशियल दर्जा दे दो। दो चीजें हैं संदीप जी। पहली बात तो है अमेरिका और हिंदुस्तान में बहुत फर्क है। दूसरी बात है कि चलिए लॉबिस्ट अलग विषय है,
दस्तावेज चोरी करना अमेरिका में भी गलत विषय है, इंडिया में भी गलत है। अमेरिका में भी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स चोरी नहीं कर सकते हैं। तीसरा विषय है, बजट बनता है, बजट से पहले तमाम कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स, ज्वेलर्स, सभी ऑर्गेनाइजेशन को अलाउड होता है कि वो वित्त मंत्री से मिल सकते हैं, एमओएस से मिल सकते हैं, अपने इंडस्ट्री के विषय को साझा कर सकते हैं, वो क्या चाहते हैं सरकार से वो रख सकते हैं। इसलिए लॉबिस्ट की आवश्यकता नहीं है, हमारी सिस्टम पारदर्शी है। मुझे लगता है नंबर 1 हमें इंटेंशन चाहिए जो इस सरकार ने दिखाया है। नंबर 2 ई गवर्नेंस चाहिए, सब कुछ पब्लिक डोमेन में जाए ताकि किसी प्रकार का छुपा छुपी का खेल ना हो सके। यही मेरी बड़ी दिक्कत है। संवित यू हिट द नेल ऑन दी हेड। यही बड़ी दिक्कत है। मुझे परेशानी इस बात को लेकर हो रही है, सरकार की व्यवस्था, कार्यप्रणाली, वो जैसा बोफोर्स में हुआ था ना, 20 साल पीछे चले गए। अब कोई सौदा ही नहीं होगा रक्षा का। रिस्पांस ये था कि 64 करोड़ का घोटाला आ रहा है, दलाली का मामला सामने आता है, 20 साल तक कोई सौदा ही नहीं होता। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, पॉलिसी एनालिसिस तो नहीं आ जाएगा। नहीं, वो तो जमाना अलग था ना। वो तो एक एंटनी साहब का वो था, वो उनका एम्बिशन यही, काम करने का तरीका यही था, नो वर्क नो हेडेक। मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर लांछन नहीं लगेगा। मगर आप देखिए, जब से ये रक्षा मंत्री आए हैं, ये सरकार आई है, किस प्रकार से 80,000 करोड़ रुपए का तो अभी तक ऑलरेडी हमारा बाइंग और वो हो चुका है। किस प्रकार से डिफेंस में काम सब कुछ आगे बढ़ रहा है, जो चीजें नहीं थी वो आ रहा है। तो मैंने कहा इंटेंशन होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं एक लाइटर नोट में आप अलाउ करें तो कह दूं, देखिए सिस्टम बीमार था। हम डॉक्टर की तरह सिस्टम को हमने इंजेक्शन देना शुरू किया है, मेडिसिन देना शुरू किया है। अब आप लोग तमाम डॉक्टर के ऊपर चढ़ बैठे कि तुम क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हो। अरे उससे पूछिए जो सिस्टम को अब तक बीमार रखा था, ना तो डॉक्टर के पास लेके जा रहा था, ना ट्रीटमेंट कर रहा था। वो सही होना चाहिए ना। अरे डॉक्टर है, डॉक्टर सही करिए ना। डॉक्टरी से एनालिसिस शुरू हुआ है, आज ही तो ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। एक डॉक्टर डॉक्टरी की बात कर रहा है संबित पात्रा, लेकिन रागिनी, क्योंकि आप पत्रकार परिवार से आते हैं, सौरभ, रागिनी पत्रकार परिवार से आती हैं, यहां एक और बड़ी चीज, पत्रकारों का भी नाम आ रहा है। और पुराने राडिया गेट की बात हो, उससे पहले जो घोटाले हैं उनमें इस तरह के कॉर्पोरेट एस्पियोनाज के मामले में पत्रकारों का भी दामन दागदार हुआ है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। ऐसे में जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अब दोबारा से फ्रंट पेज पर आने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा रागिनी कि जानकारी का आदान प्रदान जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में बहुत जरूरी होता है, वो आदान प्रदान पर ही अंकुश लग जाए, जो ये चौथा खंबा है वो सरकार की एक्टिविटीज को ही ट्रैक ना कर पाए। आने वाले दिनों में ये खतरा महसूस हो रहा है कि आपको? देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूं कि खुफिया दस्तावेजों के लीक होने में और एक व्यवस्था के पारदर्शी होने में बहुत फर्क है। इनके बीच में एक बहुत लंबी रेखा है और इसलिए दोनों को एक समान, एक रूपता में लाकर नहीं देखना चाहिए। अब इस देश में पारदर्शिता को बहाल करने का सबसे बड़ा काम भी संबित जी को भी याद होगा, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई लाकर ही किया। तो सरकारी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि खुफिया रह भी नहीं सकते, जो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए, वो आरटीआई के जरिए। आरटीआई आपके गले की हड्डी बन गया था। अब मैं एक मिनट अब आप देखिए, फिर मैं उसकी हकीकत बताने लगूंगा। आखिर तक आते आते यूपीए को लगने लगा ये क्या बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। नहीं, देखिए ये मुझे पूरा तो कर लेने चलिए। अब आप ये कहें कि इंफॉर्मेशन चोरी की जाए और उसको चोरी करने के बाद इस तरीके से उसको बांटा जाए कि गवर्नमेंट के बड़े डिसीजन भी इससे इम्पैक्ट हो जाए, डिसीजंस पे प्रभाव पड़े, तो उसको तो हर प्रदेश में, हर देश में, हर जगह गलत माना जाएगा। अब संबित जी की दो बातों पे मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो इंटेंशन बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि इंटेंशन को इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट भी दिया जाए। जब रिजल्ट आएगा तो हम भी उनकी पीठ थपथपा देंगे, अगर रिजल्ट आया तो। अभी भी हम जनरलाइजेशंस में बात कर रहे हैं। अमित शाह जी के बयान के बाद से कांग्रेस पार्टी, नहीं मैं स्पेसिफिक में भी आऊंगी, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सच क्या है और जुमला क्या है वो भारतीय जनता पार्टी की बात आ गए। वो फिर आप विषयांतर होने लगी। नहीं रागिनी, आप फिर विषयांतर होने लगी। एससी त्रिपाठी साहब, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, क्योंकि आप उपाय नहीं बता रही हैं। छोड़िए ना ये पॉलिटिकल स्कोरिंग, छोड़िए वन अपमैनशिप। मुझे बस नहीं, मुझे यहाँ पे खत्म करने दीजिए। बताइए। मुझे 10 सेकंड दीजिए, बस 10 सेकंड लूंगी मैं, ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। देखिए, सबसे पहले तो निष्पक्ष जांच उत्तम एजेंसी के द्वारा और शीघ्र उसका नतीजा आए, जिसका मैंने पहले भी कहा कि एसआईटी या सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट। और दूसरा,
अगर इतनी बड़ी तादाद में तमाम मिनिस्ट्री के दस्तावेज लीक हुए हैं, इंफॉर्मेशन पब्लिक हुई है, तो क्या सरकार के निर्णयों पे इसका प्रभाव पड़ा है? और अगर पड़ा है तो मुझे लगता है कि सरकार को रीथिंक भी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी कॉर्पोरेट के इशारों पर सरकार नहीं चलेगी और पूर्वानुमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आएगा, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को लाखों करोड़ों रुपए का लोन देने के बाद क्रोनी कैपिटलिज्म की पीठ तोड़ने की बात करेंगे तो वो हजम नहीं होगी। बिल्कुल त्रिपाठी साहब, एक तो ये जांच सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं कर पाएगी, हमें एसआईटी का गठन या सीबीआई, हमें इसे एक अखिल भारतीय स्तर पर ये पूरी जांच होनी होगी। देश के अलग अलग कोनों में साक्ष्य तथ्य बिखरे पड़े होंगे। क्या एक टाइमलाइन भी होनी चाहिए? दरअसल देश में दिक्कत क्या है, 2-4 दिन हीट होगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, आमूल चूल परिवर्तन के दावे किए जाएंगे, भरोसे दिए जाएंगे और फिर ठंडे बस्ते में धीरे धीरे मामला चला जाता है। टाइमलाइन सेट करना कितना जरूरी हो जाएगा इस जांच की? टाइमलाइन तो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर स्पेशल कोर्ट ही इसको मॉनिटर कर पाएगी, वरना ये तो जांच चलती रहेगी और कैसे इसका प्रोसिक्यूशन होता है ये तो फिर बाद में कोई देख नहीं पाएगा। मतलब आप कह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन हो और तब जांच को मुकम्मल किया जाए, अंजाम तक ले जाया जाए? अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इसमें एग्री करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन ये है कि एक स्पेशल कोर्ट तो होनी चाहिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट की ही स्पेशल कोर्ट हो और हाई कोर्ट करे, इसकी निगरानी करे या स्पेशल कोर्ट स्वयं करे, लेकिन एक अलग स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, तभी ये टाइम इसमें लाया जा सकता है, वरना इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में कोई निश्चित समय नहीं आ पाएगा। क्लैंप अप तो नहीं कर जाएगी सरकार? आप कह रहे हैं कि जांच किस होनी चाहिए और एक्सपीडिशियस तरीके से होनी चाहिए। किस बात की जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए चोरी की, जांच होनी चाहिए कि फाइल किसने लीक की, लीक हुआ तो क्या हुआ, या फिर जांच इस बात की होनी चाहिए कि चोरी हुई, फाइल लीक की गई, बेनिफिशियरी कौन था, उसमें ब्यूरोक्रेसी कहां थी, उसमें कोई पॉलिटिकल क्लास का लोग। अब देखिए सरकार हरकत में आती दिख रही है, ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया पर विचार कर रही है अब सरकार, ये पहला कदम है। पिछले कुछ दिनों से विचार चल रहा है। हाँ, आप संबित पात्रा इस बात से अग्री करेंगे अगर वो दिल पे हाथ रख के कहें कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कैबिनेट के नोट्स जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर को लास्ट मोमेंट पे मिले हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है अपने पास रखना, लास्ट मिनट तक अपने पास सरकार के पास रहना, सरकार मतलब प्रधानमंत्री के पास रहना, ये नहीं, मैंने वो जुलाई का जिक्र किया और उसके बाद जो अजित डोभाल चिट्ठी लिख रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी अजित सेठ के पास, वो भी लीक हो रही है। आलम तो ये है वो चिट्ठी भी लीक हो गई। देखिए, आप एनएसए और कैबिनेट सेक्रेटरी के बीच की बात। मैंने संदीप इसलिए कहा जांच किस बात की होनी चाहिए, लीक कौन कर रहा है या फिर चोरी हुई है, इस जांच से काम नहीं चलेगा। जांच इस बात की होनी चाहिए कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसको बेनिफिट देने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इस बात की जांच। दरअसल मुकम्मल जो होता है ना लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचना, वो नहीं होगा, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश होगी। ये बात हमने ऊपर से शुरू किया है। मैं लास्ट लाइन कह दूं, प्रधानमंत्री कहेंगे हमने ऊपर से शुरू किया है, हम नीचे तक जाएंगे। ये पॉलिटिकल मैसेज देने की अगर कोशिश होगी तब बात नहीं बनेगी। बेनिफिशियरी कौन है, कौन लोग बेनिफिट दे रहे थे, यहां तक अगर बात पहुंचती है तब जाके फायदा कौन उठा रहे थे, वो बड़ी मछली कौन है। और सौरभ, दरअसल सारी पब्लिक जो है ना, ये पब्लिक बहुत स्मार्ट है, पब्लिक सब जानती है वो फायदा कौन उठा रहा था। सीधे सीधे कभी तार नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन आजकल अदालती कार्रवाई में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को खासी तवज्जो और तरजीह दी जा रही है। तो सुकेश जो पॉइंट कह रहे हैं, बेनिफिशियरी कौन है, अरे भाई फायदा कौन उठा रहा था, फायदा पहुंचा कौन रहा है, बीच में कौन इंटरमीडियरीज थे, उनको तो दो सजा, लेकिन फायदा किसे पहुंच रहा था, सबसे पहले हमारा निशाना वहां होना चाहिए। जी, मैं ये कह रहा हूं सर कि ये सरकार के पास बहुत बड़ा मौका है। सरकार का जनरल परसेप्शन आज देश में ये है कि ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और ये बहुत बड़ा मौका है इनके पास कि इस परसेप्शन को ये तोड़े। और जिन लोगों के पेरोल पे वो लोग थे जो जासूसी कर रहे थे, वो हॉबी में जासूसी नहीं कर रहे थे, वो किसी कंपनी के पेरोल पे थे और बाकायदा बेनिफिशियरी पब्लिक को साफ नजरों से दिख रहा है, साधारण आदमी को भी पता है बेनिफिशियरी कौन है। सरकार को जल्द से जल्द उस चीज को सामने लाना है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी है, कोर्ट के अधीन इस जांच को रखना है, 2 महीने में 3 महीने में दूध का दूध पानी का पानी करना है,
वो तो उद्योगपतियों को जेल भेज के डेटरेंट पैदा करना है। डॉक्टर पात्रा, सरकार की छवि और निखर के आएगी और ये बहुत अच्छा मौका है सरकार के। डॉक्टर पात्रा, मेरे पास 30 सेकंड है, लास्ट कमेंट। देखिए, ये दरअसल जो मैसेज देने की बात है ना, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है। हम ये इंटरमीडियरीज की, बिचौलियों की, दलालों की, लीक करने वालों की, चोरी करने वालों की बात कर रहे हैं, पर ये अगर किसी दफ्तर में घुस भी रहे थे, शाम होने के बाद दफ्तर बंद हो गया, ये फर्जी स्टिकर लगाकर घुस गए, इनके पास चाबियां होती थी, इनके पास कार्ड होता था। सर, ये कोई ऐसा तो नहीं कि ऑफिस में बाकी लोग नहीं जानते थे, जानते सब थे, आंखें बंद थी। तो यहां पर संदेश देना बहुत जरूरी हो जाता है। और तभी तो संदेश दिया है, बहुत सख्त संदेश दिया है। जो बातें सब कोई जानते थे और कोई कुछ नहीं कह रहा था, दबी जुबान से आपस में बात करते थे। पहली बार जून से ही, मई में सरकार बनी, जून में ही काम आरंभ हो गया। मगर मैं यहाँ पर एक प्रश्न अपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। अगर अमूलचूल परिवर्तन सरकार भी करना चाहे, जैसे कई बार सरकार अधिकारियों को बदलती है, अधिकारियों को जैसे ही बदलती है, पहला सवाल कांग्रेस ही उठाना शुरू कर देती है, ये बदल दिया, कैसे बदल दिया, ये तो आनंद हो गया। नहीं, विपक्ष का काम ये नहीं है। हाँ। विपक्ष का काम है सिस्टम सुधर रहा है तो सुधरने के साथ खड़ा होना, ये नहीं कि कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो उस पर सवाल उठाना शुरू कर देना। अभी सफाई हो रही है तो अब भी विपक्ष सवाल उठाना शुरू कर रही है। हमें लगता है कि विपक्ष को चुपचाप ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से इस सरकार ने वो काम किया है। सफाई शुरू हो रही है। संबित पात्रा, रागिनी नायक, सौरभ भारद्वाज, एस.सी. त्रिपाठी और सुकेश रंजन, सफाई शुरू हो रही है, सवाल उठाने लग गया है विपक्ष। ये कह रहे हैं संबित पात्रा, विपक्ष उठाए या ना उठाए, लेकिन हम मीडिया में सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि व्यवस्था में गंदगी थी, सब जानते थे, वो सार्वजनिक हुई है और अब वक्त आ गया है, यह बहुत बेहतरीन मौका है, इस गंदगी को हमेशा के लिए साफ किया जाए। इसी उम्मीद के साथ आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।